ये बात किए थे कि सेट्स कैसे शुरू होता है हिस्ट्री में, सेट्स कैसे बना। जॉर्ज केंट और एक मैथमेटिशियन थे जो इनफाइनाइट उस पे काम कर रहे थे, इन्फिनिटी के बारे में। उसके बाद कैसे मतलब एक्सियोम की ज़रूरत पड़ती है, एक्सियोम क्या होता है, पैराडॉक्स एक खोजा गया, बंटार्ड रसेल पैराडॉक्स एक देते हैं। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सेट्स का बेसिक डेफिनेशन हम लोग देखे थे। सेट्स क्या होता है, किसी भी चीज़ के कलेक्शन को सेट नहीं बोल सकते। किसको बोलेंगे? किसी भी चीज़ के कलेक्शन को सेट बोल सकते हैं? सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स या एलिमेंट्स, है ना। वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड से कहने से क्या मतलब है? हाँ, जो सबके लिए सेम हो, है ना। हम ये नहीं बोल सकते सेट ऑफ गुड बुक्स। अब मेरे लिए जो अच्छी किताब होगी तुम्हारे लिए अच्छी किताब नहीं हो सकती, है ना। गुड का कोई प्रिसाइज डिफाइन वेल डिफाइंड मीनिंग नहीं। गुड बैड रिलेटिव टर्म्स है ना। सेट ऑफ स्मॉल लाइंस, स्मॉल लाइन को कैसे डिफाइन करोगे आप? किसके रिस्पेक्ट में स्मॉल, है ना। ऐसे लाइंस का सेट जिसका साइज 5 सेंटीमीटर से कम हो, वो एक सेट हो सकता है, ठीक है। वो वेल डिफाइंड हो गया ना। अब उसमें 5 सेंटीमीटर से छोटा जितना भी लाइन होगा वो सारा उस सेट का हिस्सा होगा। तो ये वेल डिफाइंड है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है मेरे लिए कुछ और तुम्हारे लिए कुछ और। तो सेट्स क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग ये देखे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट हम लोग करें, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? 2 तरीके से। हाँ, एक था हाँ रोस्टर, जिसका दूसरा नाम है टैबुलर फॉर्म, और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये 2 फॉर्म है जिसमें सेट को आप रिप्रेजेंट करने का मेथड था। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम लोग एक एक एलिमेंट को दिखा देते हैं। जैसे हमने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो तुमने कहा कि कोई सेट ए है लेस देन 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेचुरल नंबर लेस देन 10 इतना ही होगा, है ना। और रिप्रेजेंटेशन हमेशा करली ब्रैकेट में करते हैं, ये भी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का एक तरीका ये है जिसमें एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को आप दिखा दे रहे हो, है ना, जिसको रोस्टर फॉर्म बोला गया या टेबुलर फॉर्म बोला गया, ठीक है। दूसरा इसी में आता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है, यानी सेट कैसे बिल्ड हो रहा है। क्यों ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट्स वाले सेट को तो आप एक एक एलिमेंट्स को दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर। तो उस सेट के एक एक एलिमेंट को आप दिखा नहीं सकते हैं, ये आपकी लिमिटेशन है। लेकिन अगर इसी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाएं तो दिखाया जा सकता है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, लेकिन एक एक एलिमेंट को दिखाने की उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो डिफाइन कर दिया जाता है। कैसे करते हैं? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 है ना। इसको कैसे करेंगे? तो हम लोग सारे एलिमेंट को एक कॉमन वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं। लेट अस दैट कॉमन वेरिएबल बी एक्स, है ना। सारे एलिमेंट को एक कॉमन वेरिएबल एक्स से रिप्लेस करते हैं। ये वेरिएबल है, यानी कि इसका वैल्यू वेरी कर सकता है, लेकिन एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हमको x को डिफाइन करना पड़ेगा साथ में, है ना। तो x को कैसे डिफाइन करते हैं? x क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन है, अभी इस पे हम बता देंगे अभी साइन के बारे में। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो x बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर, एंड x इज लेस देन 10, और इसको करली ब्रैकेट में रखना होता है। ये दोनों सेम ही सेट है। ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। अब ये तो अब इस फॉर्म में जैसे ही आप दिखा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें इनफाइनाइट सेट, जब भी इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट आसानी से आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, एक एक एलिमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पर हम लोगों ने देखा था सेट का दो टाइप्स, पहला फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये सेट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, इतना ही था ना। हाँ, एक और चीज़ हमने देखा, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट में
किसी फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना होगा उसी को उस सेट का कार्डिनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर भी हमारा हो गया था। कार्डिनल नंबर, इतनी चीज़ें हुई थी पिछले क्लास में। ठीक है, हाँ नीचे वाला कार्डिनल नंबर लिख रहे हैं, पता चल जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज called its cardinal number या cardinal number of that set। ठीक है, एलिमेंट्स कहने का क्या मतलब है, एक एक सेट के एक एक एलिमेंट, ये सारे जो भी उसके कहें यूनिट हैं वो एक एलिमेंट कहलाता है ना, जो भी उसका पार्ट है एक एक सेट का जो भी यूनिट। अब कुछ स्पेशल नोटेशंस हैं जो एक जगह हम लोग पहले लिख लेते हैं। कुछ स्पेशल नोटेशंस हैं जिसको एक जगह लिख लेने के बाद, क्योंकि वो बार बार यूज होगा, ठीक है, तो वो हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। जैसे इसका मतलब ये अभी हम लोगों ने किया है, बिलोंग्स टू, यानी कि किसी बिलोंग करना, ये तो समझ रहे हैं सब लोग, हटा दें। ये कुछ ज़रूरी नोटेशन है। ज़रूरी नोटेशन है मतलब जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म की जैसे बात किए, सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज लिख रहे हैं। अब हमें लिखना था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमने बिलोंग्स टू का साइन दे दिया और नेचुरल नंबर का साइन दे दिया। मैथमेटिकली ये लिखना ईजी हो गया हमारे लिए, है ना। तो वो जो सेट बिल्डर फॉर्म में इतना लंबा लैंग्वेज ना लिखना पड़े, उसके लिए ये सिंबल बनाया गया है। ठीक है, जब नेचुरल नंबर लिखना होगा तो n, इंटीजर लिखना होगा तो i या z, रियल नंबर लिखना होगा तो सीधे r, देयर एग्जिस्ट लिखना होगा तो ये सिंबल होगा। इस तरह के सिंबल्स आमतौर पे यूज़ किए जाएंगे। फिर ये सब तो पता होगा, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड सो ऑन, ये सब तो पता होगा। ठीक है, तो इन सब के अलावा ये सारे सिंबल्स डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे उसको नोटेशन में। अब हम लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधे इस तरीके से हम लोग नोट डाउन करने वाले हैं। चलें आगे, चलो। अब ज़रूरी नहीं है एक तुमको एक सेट दे दें जो कि टैबुलर फॉर्म में हो या रोस्टर फॉर्म में, और उसको सेट बिल्डर बनाना हो तो एक ही तरीके से बनाया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं। देख लेते हैं एक बार करके। a इज इक्वल टू, अब सब लोग अपने कॉपी में बनाएगा, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। देखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। और b इज इक्वल टू, सबका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, 3 6 9 12 15। चलो इन दोनों का बनाओ। पहला का क्या होगा, a इज इक्वल टू सम क्वांटिटी x को कैसे डिफाइन किए, x इज इक्वल टू 2n, सब लोग ऐसे ही किए, तो किए ही नहीं, चलो तो कर लेना है ना। x इज इक्वल टू 2n, ठीक, बस इतना। हाँ क्या, हाँ कॉमा n बिलोंग्स टू, n तो नेचुरल नंबर ही है, n आ गया तो नेचुरल नंबर ही है। कुछ और अगर n को तुम मान रहे हो तब डिफाइन करो, वरना अगर सिर्फ n लिखा हुआ है मतलब नेचुरल नंबर, तो ऑलरेडी डिफाइंड है। और कुछ करना है, n इज, अच्छा नेचुरल नंबर है तो हाँ ठीक है, n का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 7, ग्रेटर देन 1। चलो ये कर सकते हैं। कोई हो सकता है ऐसे बनाया हो, कोई ऐसा किया हो, यहाँ 7 की जगह 8 कर दिया हो, यहाँ इक्वल टू हटा दिया हो, ये भी किया जा सकता है। कोई हो सकता है यहाँ n को ना डिफाइन करके x को ही डिफाइन कर दिया हो, x का वैल्यू लेस देन 15 कर दिया हो, सीधा ही। ये नहीं करके अगर मैं इसको हटा के x इज लेस देन 15 लिखूँ तो बात तो वही है। कोई हो सकता है ये भी नहीं किया हो,
यहाँ पे लिख दिया हो x, कोई हो सकता है इसका दूसरा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ए एक्स x belongs to even number and x is less than 50. कोई हो सकता है ऐसा भी कर दिया हो, है ना। मतलब कई तरीक़ों से आप बना सकते हो। इसका भी 3n हो जाएगा, फिर लेस देन 5 कर देंगे, n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप बना रहे हो तो हर बार सेम ही रूल फॉलो कर रहे हैं, उस सेट को डिफाइन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बस। ठीक है, ये क्लियर हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म का ये मामला क्लियर हो गया ना। चलो अब आगे चलते हैं। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब रिप्रेजेंटेशन हमने पिछले क्लास में किया, इस क्लास में हमने किया कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट या सेट बिल्डर फॉर्म, कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। पहले रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, हम लोग ये देख लिए थे, लेकिन आज हम लोग ये देखे हैं कि कैसे एक रोस्टर फॉर्म दिया हुआ हो और कैसे हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करें सेट बिल्डर फॉर्म को। ठीक है, इसका कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, हो सकता है तुम्हारा कुछ और है, उसका कुछ और है, आंसर कुछ और दिया हो। उसको डिफाइन कर पा रहा है या नहीं, इस एलिमेंट से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली इन्हीं एलिमेंट्स को डिफाइन कर, यही सेट को होना चाहिए डिफाइन। ठीक है, एक और चीज़ रह गया था, सेट के रिप्रेजेंटेशन में जब आप टेबुलर फॉर्म की बात कर रहे हो तो उसके रिप्रेजेंटेशन में 6 यहाँ हो 3rd पोजीशन पर है, 6 को उठा के 4th पोजीशन पर कर दिए, 8 को इधर कर दिए, उससे सेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सेट का डेफिनेशन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ये नहीं कह रहा है कि किसी ऑर्डर में ही होना चाहिए। ठीक है, जब कलेक्शन एलिमेंट्स का कलेक्शन किसी ऑर्डर में हो जाता है तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना सीक्वेंस और सेट में एक डिफरेंस। सेट बस कलेक्शन हो गया, सीक्वेंस एक खास रूल को फॉलो करते, पोजीशन फिक्स है यानी एक खास रूल को फॉलो करता है। 2 4 6 8 10 12 14 एक सीक्वेंस भी है, लेकिन अगर ये सेट के फॉर्म में लिखना है तो मैं 2 को यहाँ लिख दूँ, 6 को यहाँ लिख दूँ और 4 को यहाँ लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेट सेम ही रहेगा। सेट में पोजीशन कोई काम का नहीं, पोजीशन तभी काम का है जब वो खास रूल को फॉलो करेगा और वो कहलाएगा सीक्वेंस। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है तो ये पहले क्लियर कर ले। ठीक है, चलो तो आगे कोई नोट भी कर सकता है सेट्स और सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस खुद के लैंग्वेज में। अब सम अदर टाइप्स ऑफ सेट पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं सेट के, डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहला टाइप जो सबसे कॉमन मतलब हम लोग समझ सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, नल सेट या फिर वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, तीनों एक ही का नाम है। ठीक है, समझ आ रहा है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल, तुम लोग एक एग्जांपल बोलो, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ पहले। x क्या है, इज इक्वल टू 0, ये है। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया, x इज इक्वल टू 0, 0 एक एलिमेंट है, ये नल नहीं हुआ। चलो ये नल नहीं है। दूसरा सेट सोचो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा हो। हाँ, x इज लेस देन 0, एग्जैक्टली। अब देखो इस वाले में क्या आएगा, अगर इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा, आएगा कुछ, x निगेटिव भी है, निगेटिव हो रहा है क्या, x निगेटिव है लेकिन नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर अगर होगा तो निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, यानी ये जो सेट बना इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ये इसका रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हुआ एम्प्टी सेट, ये हुआ एम्प्टी सेट, ये हुआ नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल सही, तुम्हें लोग के एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसे फिर मतलब कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, फिर कोई इसका लिमिटेशन नहीं है, आप कई एग्जाम्पल एक के बाद आप एक दे सकते हैं। ठीक है, तो एक से समझ आ गया ना,
और बताने की ज़रूरत नहीं है ना, पक्का? ठीक। सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 4 साइड्स, मतलब ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो उसमें वो सारे सेट्स को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट्स, नल सेट या वॉइड सेट। क्लियर है? अब हाँ, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, यही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, और इसी का नाम दिया गया है रिप्रेजेंटेशन में फाई। इसको फाई पढ़ते हैं, ये ग्रीक लेटर है शायद, है ना, फाई पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फाई हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। किसका? नल सेट का रिप्रेजेंटेशन। लिख लो, यहाँ लिख देना नॉन एम्प्टी सेट, और ये हो गया सेट। X is हाँ, एंड x इज लेस देन 4, 10 से ग्रेटर देन। हाँ, अब इसमें ये जो एंड है ना, यहाँ पर एंड होगा और होगा, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर और हुआ, ये हम लोग देखेंगे, अगर और हुआ तो उसका कुछ और मीनिंग होता है, एंड लिखा हुआ तो उसका कुछ और मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो, मैंने कहा कि ऐसे नंबर बताओ जो 2 का भी मल्टीपल हो एंड 3 का भी मल्टीपल हो। 6, 12, 18 एंड सो ऑन, यही होगा ना। मैंने फिर कहा कि ऐसे नंबर्स बताओ जो 2 का भी मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल हो और 3 का मल्टीपल हो। 2 का मल्टीपल हो और, और हिंदी में या, 2 का मल्टीपल हो या फिर 3 का मल्टीपल हो। 4, 6, 9 और एंड का फर्क समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये आगे हम लोग देखेंगे जब ऑपरेशन ऑफ सेट्स करेंगे कि ये और एंड का क्या चक्कर है। ठीक है, अगर यहाँ एंड होता मुश्किल में फंसते, और होगा तो मुश्किल में नहीं फंसेंगे। मतलब उसको भी करके देखेंगे। ठीक है, आगे चलें। चलो, सेकेंड टाइप, यही पे लिख रहे हैं सेकेंड। सिंगलटन सेट, नाम से ही पता चल रहा है, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। लिख लो, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ठीक, अब ये बताओ इन दोनों एग्जाम्पल में क्या कोई सिंगलटन सेट है? कौन सा? दिस इज नॉन एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट। ठीक है, उधर वाला मैं मिटा भी रहा हूँ, सोचो। हाँ, each and every element of a set is part of another set and each and every element of second set is also part of first set। ये होना चाहिए ना, नहीं तो ऐसा हुआ पहला सेट है जिसमें ए बी सी है और दूसरा सेट है जिसमें ए बी सी डी ई एफ है, तो इक्वल सेट नहीं हुआ ना। ठीक है, तो इफ each element of one set
वन सेट बिलोंग्स टू, इफ ईच एलिमेंट लिख देते हैं, ठीक है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू another set, then it is called subset of that। ठीक है, ए और बी के टर्म्स में बोलते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए बिलोंग्स टू अनदर सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बीइंग अ पार्ट ऑफ बी। सबसेट कहें या बीइंग अ पार्ट, बीइंग अ फ्रैक्शन, समझ आया? ए अगर बी का एक हिस्सा हो या खुद पूरा बी के इक्वल हो जाए, तब भी क्या कहलाएगा? सबसेट। समझ आ गया, है ना? तो इफ each element of a set A belongs to another set B, then A is called subset of B। ठीक है, ए बी का सबसेट है, ज़रूरी नहीं कि बी भी ए का सबसेट हो। एग्जाम्पल क्या होगा? ए में मान लो एक एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 1 2 3 ए बी, सम अदर एलिमेंट है। तो ए के ईच एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए इज पार्ट ऑफ बी। ठीक है, और सी मान लो है, ये है 1 2, और डी मान लो है ए बी, और ई मान लो है 1 2 3। इसमें बताओ कौन किसका सबसेट, कितना सारा सबसेट बनेगा? ए क्या बी का सबसेट है? ए, अच्छा, सबसेट का सिग्नेचर तो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे। सबसेट का सिग्नेचर तो यही था ना, ऐसा वाला। तो ए इज सबसेट ऑफ, पहले लिख देते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, और बताओ, क्या ए सी का सबसेट है? ए सी का सबसेट है? सी, हाँ, तो ये बोल सकते हैं सी इज सबसेट ऑफ ए। और बोलो ए डी का सबसेट है क्या? ए और डी में है ही नहीं। डी बी का सबसेट है, तो डी इज सबसेट ऑफ बी, ये कह सकते हैं। ए इज सबसेट ऑफ ई कह सकते हैं क्या? और ई इज सबसेट ऑफ ए कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। ई के हर एक एलिमेंट ए में मौजूद है। हाँ, इक्वल भी है, लेकिन अभी इक्वल है कि नहीं, हमें क्या, सबसेट है, अभी तो सबसेट की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इक्वल भी है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, और हाँ, बी क्या ए का सबसेट है? नॉट सबसेट। तो सबसेट का सिग्नेचर ये है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। ठीक है, सी क्या ए का सबसेट है? सी ए का सबसेट है, वो तो लिखे। ए सी का नॉट सबसेट, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। अंडरस्टूड? डन ना? समझ आ रहा है? तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन में लिख देना।
रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे? अब देखो, जितने भी सेट हैं, मैं ये अभी कह रहा हूँ, जितने भी सेट हैं वो सब यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। यूनिवर्सल है, जो नाम से ही पता चल रहा है, जो सार्वभौमिक है, यानी कि लेकिन यूनिवर्सल हर केस में अलग अलग मतलब कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी, है ना। मान लो मैं कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ रियल नंबर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो रियल नंबर का जो सेट होगा, अब जब भी होगा तो जो भी अब सेट बनाएंगे वो उसी का हिस्सा होगा एक। तो यूनिवर्सल सेट हो गया रियल नंबर, उसी कॉन्टेक्स्ट में अब बात हो रही है, ठीक है। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट के हर एक एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल ले रहे हैं, यूनिवर्स कहने से क्या मतलब है। मैंने कहा शोले फिल्म देखा है तुम लोगों ने, मैंने कहा सेट ऑफ एक्टर्स ऑफ शोले मूवी, तो तुमने कहा अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी ठाकुर जो बना था, फिर कालिया जो बना था, और एंड सो ऑन, ये सारे एक्टर्स होंगे, है ना। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? शोले मूवी की बात कर रहे हैं। तो उस केस में शोले मूवी हमारा यूनिवर्स हो सकता है। अब मैं हो सकता है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने मूवी भी तो बोला, तो जितने मूवीज़ के एक्टर्स हैं वो सब भी हो सकते हैं, या जितने कास्ट हैं एक्टर और जो दूसरे एक्टिविटीज़ करने वाले जो लोग हैं, नॉन एक्टिंग एक्टिविटी करने वाले जो लोग हैं, वो सब भी उसी शोले का हिस्सा है ना। डायरेक्टर हो गया, कैमरामैन हो गया, एंड सो ऑन। तो जब भी बात करेंगे, यानी कि हम जब भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे होंगे और उस कॉन्टेक्स्ट का अपना एक यूनिवर्स होगा, समझ आ रहा है, अपना एक यूनिवर्स होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी सेट होगा वो अपने यूनिवर्स का एक सबसेट होगा, है ना। क्लियर है? यानी कि यूनिवर्सल सेट को कैसे डिफाइन करें? सेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, बस, ठीक है। सेट ऑफ ईच एलिमेंट of a given context is called universal set. Representation, इसका हो गया U, कैपिटल U से यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं, ठीक है। क्लियर? इसमें कुछ पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। इच सम प्रॉपर्टीज, सम मत लिखो, प्रॉपर्टीज लिख दो। अब यूनिवर्सल सेट के बारे में, जब यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इसको प्रॉपर्टीज से और अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज क्या है। पहला पॉइंट इसका, ईच सेट इज सबसेट ऑफ देयर यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट, फाई, याद करो फाई क्या था? नहीं, फाई नल सेट, एम्प्टी सेट, है ना, एम्प्टी सेट था। तो फाई क्या दुनिया में जितने सेट्स हैं उसका सबसेट होगा? मैंने कहा एक सेट है जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, इसके अलावा कितने एलिमेंट हैं? इसके अलावा क्या एलिमेंट है? कुछ नहीं, कुछ नहीं को क्या बोलते हैं? नल सेट। तो क्या नल सेट, यानी कि फाई, ब्रैकेट में कर दो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये कह सकते हैं, एक जनरल है ये तो, है ना, इज सबसेट
ऑफ एवरी सेट, यानी दुनिया में जितने सेट्स बनेंगे मैथमेटिकली उन जो फाई होगा यानी कि नल सेट सबका सबसेट होगा। सबका होगा तो खुद का भी होगा, तो लिखाने की ज़रूरत नहीं है कि फाई इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, या लिखा दें, लिख ही लो, कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक, फाई का साइन होता है ओ करके ऐसा, ये पता है ना? ठीक है, फाई इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। यूनिवर्सल सेट किसका सबसेट है? पक्का नहीं बोला जा सकता, जो सेट यूनिवर्सल के इक्वल होगा उसी का सबसेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल से बड़ा सेट तो हो ही नहीं सकता। तो जो सेट यूनिवर्सल के इक्वल होगा वो तो खुद यूनिवर्सल सेट ही है। तो यूनिवर्सल सेट U इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यही बोल सकते हैं। बाकी कोई सेट A U के इक्वल हो जाए तो वो भी हो जाएगा, है ना? इक्वल होने का मतलब ही है खुद के। ठीक है, तो इतनी बात, कुछ पॉइंट्स हम लोग कह सकते हैं सबसेट को लेकर के। ठीक है, जो कैसे हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं ये देखो। पहले टाइप्स पढ़ते हुए प्रॉपर्टी पढ़ते हुए फिर वापस से हम लोग को मैथमेटिक्स पे जाना है। ये भी बस लैंग्वेज चल रहा है, इन सब का यूज़ इस चैप्टर में नहीं होने वाला है, सब आगे होने वाला है। ये चैप्टर बस ऐसे ही सिंपल उसमें चलेगा। ठीक है, ये समझ आ गया प्रॉपर्टीज़। अब आएगा पावर सेट, अगले क्लास से पावर सेट करेंगे। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सबसेट सेट्स हम लोग ये किए। अब आएगा पावर सेट क्या होता है, उसमें कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट करते हैं। फिर आएगा ऑपरेशन ऑफ सेट्स, एक सेट दूसरे सेट से ऑपरेट करता है, कैसे ऑपरेट करना, जैसे हम लोग कहते हैं यूनियन होना, इंटरसेक्शन होना, एक सेट को दूसरे सेट से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या होगा, एंड सो ऑन, और अलग अलग कई तरह के ऑपरेशंस। तो अगले क्लास में ये हम लोग करेंगे। ठीक है, पावर सेट और ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।